अरविंद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। अरविंद, क्या क्या अदालत के अंदर हुआ और विशेष रूप से जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको लेकर क्या दलीलें रखी गई? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो सुनवाई हुई है उसका सार क्या है। 4 महत्वपूर्ण बातें हैं इस पूरी सुनवाई से निकलती हैं। वो ये कि जो मामला अभी तक सिविल जज सुन रहे थे वो जिला जज अब सुनेंगे। सारे जो इस मामले से जुड़ी जो अगली कार्रवाई होगी वो जिला जज की अदालत में होगी। इसके अलावा 17 मई का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो प्रभावी रहेगा। यानी 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि उस जगह की जहां पर हिंदू पक्ष का यह कहना है कि शिवलिंग मिला है उस जगह की सुरक्षा दी जाए, और इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज पढ़ने में वहां कोई दिक्कत ना हो। तो कोर्ट ने यह कहा है कि 17 मई का जो आदेश है वो हमारा लागू रहेगा। यानी जो बनारस के डीएम है वो ये दोनों बातों को सुनिश्चित करेंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक रूल 711 के तहत एक याचिका दायर की गई थी। इसका आम भाषा में आप इसका मतलब यह समझ सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष ने मेंटलिबिलिटी को ही चैलेंज किया था। यानी मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि हिंदू पक्ष की अर्जी सुनवाई लायक ही नहीं है और यह अर्जी सीधे तौर पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, लिहाजा इस मामले में निचली अदालत को कोई सुनवाई करनी ही नहीं चाहिए। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि बजाय कि उस अर्जी पर फैसला लिया जाता, निचली अदालत ने एक के बाद एक आदेश पास कर दिए। इस मामले में एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति हो गई, सर्वे भी हो गया, सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाने की बात भी होने लगी। तो यहां पर कोर्ट ने साफ किया है कि अब जिला जज सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की उस आवेदन पर विचार करेंगे जिसमें मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका को मेंटेबिलिटी के आधार पर ही खारिज करने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष का यह याचिका सुनवाई ये दूसरी महत्वपूर्ण बात हुई। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रभावी रहेगा जैसे मैंने कहा, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में जुलाई में सुनवाई करेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वहां के जो स्थानीय प्रशासन है वो ये सुनिश्चित करेगा कि वजू खाने की जो जगह है, वजू की का जो इंतजाम है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहां पर उसकी सुविधा मिल सके। क्योंकि बार बार हुजैफा अहमदी की तरफ से कहा जा रहा था कि वहां तक लोगों का एक्सेस नहीं है, उन्हें वहां से जाने से रोका जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुनिश्चित किया कि क्या नमाज पढ़ने की इजाजत भी है नहीं। जब उनको बताया गया कि नमाज पढ़ने की इजाजत तो है लेकिन वजू खाने का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी क्या अल्टरनेटिव व्यवस्था होगी वजू की या उसी जगह पर वजू की व्यवस्था की जाएगी, ये देखना बाकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन से कहा है कि वजू की व्यवस्था भी करे। तो ये 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको लेकर के आज सुनवाई हुई है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात अरविंद यहाँ पर मैं चाहती हूँ आप इसे भी समझाएं कि जब ये कहा जा रहा था कि वजू को लेकर किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं माना जाएगा, मुस्लिम पक्ष ने ये बात भी रखी इस दौरान जो बात आपने उसमें कही, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया। फिर ये कहा गया कि कानून व्यवस्था को लेकर बहुत संजीदगी से हमें आगे बढ़ना है। तो फिर इस पे कोर्ट का किस तरह का रिएक्शन था, फिर उस पर जज ने क्या कहा? देखिए, कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा है कि स्थानीय प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि वजू की व्यवस्था भी वहां पर हो सके, उसी जगह पर हो या वैकल्पिक हो। इस पर कोर्ट ने कुछ साफ नहीं कहा है। हालांकि हुजैफा अहमदी कह रहे थे कि वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत क्या है, वजू खाने तक एक्सेस होना चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये भी नहीं कह रहे कि वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, बहरहाल सिर्फ वजू की व्यवस्था हो, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो सुनवाई के दौरान उठी है वो ये कि मुस्लिम पक्ष का जो पूरा आर्गुमेंट रहा है वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के इर्द गिर्द रहा है। उनका ये कहना है कि ये कानून ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को यानी आजादी के वक्त किसी धार्मिक स्थल का जो स्वरूप है उसे ही बरकरार रखा जाएगा। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है इस लिहाज से निचली अदालत के जो आदेश है वो सारे के सारे गैर कानूनी है। उसके आधार पर यह याचिका पहले ही खारिज हो जानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद निचली अदालत ने आदेश पास किए। उनका यह भी कहना है कि इसके बावजूद कि ये कानून अभी तक लागू है, उस जगह को जहां पर शिवलिंग होने का दावा किया गया था उस जगह को सील कर दिया गया, ये भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदलना हुआ। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत अहम टिप्पणी की है। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदला नहीं जा सकता, लेकिन क्या किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप को असरटेन भी नहीं किया जा सकता? यानी क्या यह भी निर्धारित करना इस कानून के तहत प्रतिबंधित है कि कोई स्थान का रिलीजियस करैक्टर क्या है? उनका यह कहना है कि अलग अलग समुदाय के धार्मिक प्रतीक एक जगह पर मिलते रहे हैं। उन्होंने मसलन अघोरी और क्रॉस का उदाहरण दिया और ये समझाने की कोशिश की कि ये एक हाइब्रिड कल्चर है हिंदुस्तान की, ऐसे प्रतीक एक जगह से मिलते रहे हैं। तो क्या कोई धार्मिक स्थल किसका उसका असल रिलीजियस करैक्टर क्या है, क्या उसको असरटेन करना या उसको निर्धारित करने की जो तरीका है वो भी इसके अंदर प्रतिबंधित है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुस्लिम पक्ष की जो ये दलील थी कि जो कुछ हो रहा है वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन में है, उस पर एक सवाल खड़ा किया और पूछा कि क्या ये तय करना कि वाकई जो धार्मिक स्थल है उसका असल में रिलीजियस करैक्टर क्या है, ये निर्धारण करना भी क्या इस कानून के अंदर प्रतिबंधित है? उनका कहना था कि ऐसा मुस्लिम पक्ष की दलील पर मामले की जो सुनवाई है वो तरफ से ये टिप्पणी की गई है जो अरविंद आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ राजू राज लगातार बने हुए हैं। और राजू,
अंदर वजू कैसे होगा, वैकल्पिक इंतजाम होगा कि उसी जगह पे होगा, यह भी जिला जज के ऊपर छोड़ा गया है, वही निर्धारित करेंगे। वापस लौटकर चलेंगे राजू के पास। इन सब के बीच ये जो बड़े अपडेट है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह पूरा मामला अब जिला अदालत को ट्रांसफर हो गया है। अब जिला जज इस पूरे मामले को सुनेंगे और अरविंद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद, जो शुरुआत में जस्टिस चंद्रचूड़ ने 3 सुझाव दिए थे, वही 1 घंटे की सुनवाई और दलीलों के बाद एक तरह से आदेशों में परिवर्तित होते हुए नजर आए हैं, और वही जो उन्होंने सुझाव दिया था कि जिला जज इस मामले को सुने, वही सबसे महत्वपूर्ण आदेश है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जब सुनवाई की शुरुआत हुई और कोर्ट ने सभी पक्षकारों के वकीलों से पूछा वो किस किस पक्ष को यहाँ पर पैरवी कर रहे हैं, उसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनवाई की शुरुआत में ही कहा कि हमने अपने साथी जजों से परामर्श किया है और उसके बाद हमें लगता है कि ये 3 महत्वपूर्ण सुझाव हो सकते हैं। पहला, उन्होंने कहा कि इस मामले में जिला जज को सुनवाई सौंप दी जाए। हालांकि उन्होंने बार बार अपने इस आदेश में भी और सुनवाई के दौरान भी कहा कि हम ट्रायल कोर्ट के जज की विवेक पर, उनकी कैपेसिटी पर या उनके पर कहीं कोई शक नहीं कर रहे, लेकिन हमको लगता है कि जिला जज के द्वारा ये मामला सुना जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम पक्ष की वो याचिका, जिसमें उन्होंने हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर करने को मेंटलिटी के आधार पर ही चैलेंज किया है, यानी जहां पर मुस्लिम पक्ष का कहना था कि याचिका सुनवाई लायक ही नहीं है, वो याचिका जो अभी तक पेंडिंग है, उस याचिका पर हमें लगता है कि इसी बीच सुनवाई होकर के उसका निपटारा हो जाना चाहिए। और इस दरमियान तीसरा सुझाव उनका यह था कि हमारा जो अंतरिम आदेश था, जिसमें हमने ये कहा था 17 मई को कि शिवलिंग की सुरक्षा हो और इसके अलावा नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ये प्रभावी होगा। तो ये 3 सुझाव दिए थे, लेकिन इसके बावजूद इसको लेकर के जिरह शुरू हुई और बार बार मुस्लिम पक्ष के वकील की तरफ से ये कहा गया कि शिवलिंग मिलने की बात कहना, सर्वे कमीशन की जो रिपोर्ट है उसका लीक होना, उसका सिलेक्टिव लीक होना, उसके बारे में से जानकारी बार बार मीडिया में आना, और उसके बाद जिस तरीके से वहां पर वजू खाने की जगह को हो या फिर शिवलिंग की जगह को प्रोटेक्ट कर दिया गया है, वो एक किस्म से एक स्थल के। अरविंद, आप बने रहिए, राजू राज हमारे साथ जुड़े हैं। राजू राज, क्योंकि अब ये समझ में आ गया है लब्बो लुबाब क्या रहा है पूरे आज इस पूरी सुनवाई का, लेकिन एक और बात मैं आपसे चाहती हूँ, आप ये समझाएं कि जिसमें अब जो जिला जज है वो लगातार पहली जो याचिका थी उसको लेकर सुनवाई करेगा, पहली अपील से मुस्लिम पक्ष की, जिसमें वो खारिज ही करता है कि हिंदू पक्ष क्या कहता है। तो क्या इसके बाद जिस सर्वे की रिपोर्ट को वो खारिज कर रहा है, इस कमेटी को खारिज कर रहा है, उस पर भी सिलसिलेवार तरीके से फिर आगे सुनवाई होगी? बिल्कुल। अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजू लगातार बता रहे थे। अरविंद, ये बात और बताइए कि जैसा आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि अब जिला जज जब शुरुआत से इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे तो मुस्लिम पक्ष की वो पहली याचिका जिसमें वो हिंदू पक्ष की दलील को ही खारिज कर रहा है, मंदिर मस्जिद या इसमें सर्वे करवाने की, तो क्या जो सर्वे रिपोर्ट पेश हो चुकी है, क्या सर्वे टीम को लेकर इस पर दोबारा से विचार हो सकता है? क्योंकि अगर पहली याचिका पर सुनवाई होगी तो फिर चीजें बदल भी सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एकदम साफ कहा है कि सबसे पहले वो तेजी से सुनवाई करेंगे और निपटारा करेंगे उस अर्जी का जिसमें मुस्लिम पक्ष ने मेंटलिबिलिटी के आधार पर ही याचिका दायर की है। यानी जहां पर मुस्लिम पक्ष ने यह कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई लायक ही नहीं है, ये याचिका पूरी तरीके से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, तो मुस्लिम पक्ष की शिकायत भी रही थी कि वो आवेदन तो पेंडिंग रह गया, लेकिन बाद में सारी जो कवायद है वो शुरू हो गई। तो सबसे और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर निचली अदालत आपके पक्ष में फैसला नहीं देती तो उसके बाद भी आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आने का विकल्प बचेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जिन चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आए हैं, यानी मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि निचली अदालत के जितने जारी आदेश हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन उन्होंने बताया है इस सबको लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने पास जो अर्जी है उनका निपटारा नहीं कर रहे, उनको अपने पास पेंडिंग रखते हैं, हम सुनवाई करेंगे, लेकिन हम इस बीच ये चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट के जज पहले यह तय कर दें कि जो आपने याचिका में सवाल उठाया था कि सुनवाई करने लायक ही नहीं है, कि वाकई ऐसा है या नहीं है। और जिला जज जो इस मामले को अब सुनवाई करेंगे, सबसे पहले वो यही तय करेंगे कि मेंटेबिलिटी वाला जो एप्लीकेशन दायर किया गया था उस पर उनका क्या राय है, उस पर वो क्या सोचते हैं। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात इस बात को लेकर के है कि इस मामले को लेकर के कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना आदेश है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग की सुरक्षा दी जाए, नमाज पढ़ने में दिक्कत ना हो, वो प्रभावी रहेगा, और वजू खाने की जो व्यवस्था है, वजू की व्यवस्था की जाए नमाज पढ़ने वाले लोगों के लिए, ये कोर्ट ने कहा है जिला प्रशासन को कि वो सुनिश्चित करे।
वो जगह वही होगी, अल्टरनेटिव होगी, ये अभी तय नहीं है। लेकिन ये कहा गया है कि मस्जिद के अंदर ही वजू की व्यवस्था होनी चाहिए जो नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बार बार मुस्लिम पक्ष के वकील ये बात भी उठा रहे थे। ठीक है, अरविंद जो अपडेट दे रहे हैं उसमें दर्शकों के लिए समझने वाली बात यह है कि अब आगे क्या होगा। अब आगे क्या होगा, तो सबसे पहली बात तो जो सिविल कोर्ट में जो मामला था वो जिला अदालत में ट्रांसफर हो जाएगा। पहली जो सुनवाई होगी जो बहुत तेजी के साथ होनी है वो है 7-11 के सूट की, जिसको अरविंद बता रहे थे कि ये मेंटेनेबिलिटी का सूट है, यानी कि मामला बनता है कि नहीं बनता है। ये जो आदेश हुआ है वो मामला बनता ही नहीं है, ये मुस्लिम पक्ष की दलील है। तो सबसे पहले इसका निपटारा होगा। इन सब के बीच जो उससे भी पहले जिला अदालत को तय करना होगा, जिला जज को, वो है वुजू के लिए जगह, क्योंकि ये रोज का काम है। कल फिर नमाज होगी, उससे पहले वुजू होगा, तो वुजू के लिए जगह तय करनी है। वो वहीं पर होगी जिस जगह वो आकृति मिली है, जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है, या उसकी जगह पर कोई वैकल्पिक इंतजाम होगा, दूसरी जगह पर वुजू होगी। ये जिला अदालत को तय करनी है। और साथ साथ पहली जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है उसका निपटारा भी जिला अदालत को करना है। वाराणसी की जिला अदालत में ये दो चीजें सबसे पहले तय होंगी। अगर यहां पर मुस्लिम पक्ष को अपने हिसाब से निर्णय नहीं मिलता है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। दूसरी बात, 17 तारीख का वो आदेश जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुरक्षा की बात कही गई थी, यानी जो शिवलिंग या फव्वारा जो भी आकृति मिली है उस आकृति की सुरक्षा प्रॉपर होगी, यानी उस जगह को जो सील किया गया था वो आदेश प्रभावी रहेगा, वो सुरक्षा होगी। लेकिन साथ साथ इसमें एक बात और जोड़ी गई, वो ये कि नमाज भी होती रहेगी, नमाज पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। साथ साथ ये कह दिया गया है कि उस जगह की सुरक्षा रहेगी। तो लगातार अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, ये सारी बातें जिनको हम सरलता से समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को, अब ये निष्कर्ष निकलता है जिसका जिक्र राम भी कर रहे थे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है, क्योंकि अब हमने देखा कि हिंदू पक्ष तो बहुत खुश है जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का इस पे रवैया क्या है? आप वहां पर मौजूद है, आप ये भी बताइएगा। और दूसरी बात ये कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मुस्लिम पक्ष तैयार है वुजू खाने की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो बनारस के हैं वो दोनों पक्षकारों से बात करके, यानी और मुस्लिम पक्षकारों से बात करके ये तय करेंगे कि मस्जिद के अंदर ही जो नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी वजू की व्यवस्था हो सके। क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा था कि अगर उस जगह पर एक्सेस होता है तो क्या कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है नहीं। यूपी सरकार की ओर से सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस सब बातों को रख रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि दोनों पक्षों से बात कीजिए और ये तय कीजिए कि मस्जिद के अंदर ही वजू की व्यवस्था हो जाए। तो मुझे लगता है कि दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेकर के आमराई होनी चाहिए और उसी हिसाब से ही जो जिला स्थानीय प्रशासन है वो इस बारे में फैसला लेगा। और कोर्ट ने भी बार बार अब सुनवाई के दौरान भी इस बात को कहा है कि हम समझते हैं कि एक संजीदा मसला है और दोनों पक्षों के बीच शांति बनी रहे, इस लिहाज से एक संतुलित दृष्टिकोण कोर्ट का रहा है इस पूरे मसले को लेकर के। तो कहीं ना कहीं यही कोर्ट के आदेश के इस हिस्से में मंशा थी कि जिला प्रशासन दोनों पक्षों से बात कर ले, दोनों पक्षों के मशवरे के बाद आपसी सहमति से यह तय कर ले कि आखिर वजू की व्यवस्था कहां की जाए। कल भी जब ये बात हुई थी, जब हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से बात कही गई, सबसे पहले हिंदू पक्ष ने कहा कि सुनवाई को टाल देना चाहिए। शुरुआत में मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि सुनवाई आज ही होनी चाहिए, निचली अदालत में तो बहुत सारी नई याचिकाएं आ गई हैं, अगर निचली अदालत ने उन याचिकाओं पर सुनकर कोई फैसला दे दिया तो उससे दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बाद में मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित कर दे कि निचली अदालत में कोई आदेश पास नहीं होगा तो सुनवाई टालने के लिए हम तैयार हैं। तो बाकायदा कोर्ट का जो आदेश था उसमें कोर्ट ने लिखा कि दोनों पक्षों के बीच जो सहमति बनी है उसके मद्देनजर हम सुनवाई को तो टाल रहे हैं, लेकिन इसी बीच में जिला अदालत कोई आदेश पास नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के भी एक आम राय दोनों पक्षकारों के बीच बन जानी चाहिए कि वजू की व्यवस्था वहां पर कैसे हो ताकि शांति और संयम भी बना रहे और इस मामले का अदालती कार्रवाई के जरिए फैसला भी निकलता रहे, समाधान की तरफ भी बढ़ता जाए। तो ये अरविंद जो लगातार अपडेट दे रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि इस पे एक तरफ हिंदू पक्ष है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है और आज अरविंद उत्तर प्रदेश सरकार भी एक पक्ष के तौर पर थी। उत्तर प्रदेश सरकार की यह जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनाकर रखना है, वाराणसी प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि किसी तरह से वो किसी के लिए सेटबैक नहीं है। आज का आदेश है, उन्होंने ये कहा है कि जो प्रक्रिया है, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले जो 17/5 का आदेश था, जिस एरिया में मुस्लिम पक्ष वुजू करते थे, जहां शिवलिंग मिला, उस एरिया को 17/5 को ही प्रोटेक्ट कर दिया गया था। वो प्रोटेक्शन आगे चलता रहेगा, वहां पर जो वुजू का जो प्रक्रिया है वो नहीं चलेगा
और अल्टरनेट अरेंजमेंट जिला प्रशासन को कहा गया है कि आप उसके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट करें, लेकिन जो एरिया सील कर दिया गया है वो एरिया सील ही रहेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी कुछ टिप्पणी क्या सुप्रीम कोर्ट ने की है? देखिए, ऐसा है कि जो उन्होंने जो कमेंट किया है, चूंकि बातचीत के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि रिलीजियस कैरेक्टर को डिटरमिन करने के लिए जो सेक्शन 3 और 4 है, ये बातचीत में ऐसा कोई आदेश नहीं है। बातचीत में कहा कि सेक्शन 3 और 4 जो है उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि रिलीजियस कैरेक्टर जब तक डिटरमिन नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सूट बाढ़ है या नहीं है। इसीलिए ये एक बड़ा कोनोटेशन है और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जब विचार करेगी तो उन सारे तथ्यों को विचार करना होगा कि सेक्शन 3-4 लागू होता भी है नहीं, अगर रिलीजियस कैरेक्टर है तो डिटरमिन कैसे सूट में किया जाएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके उन्हें आदेश पारित करना पड़ेगा। उस समय आशीष जी के साथ थोड़ा तो आप इस वक्त सुन रहे थे जो वकील इस बहस से बाहर निकले हैं, वो बात बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसको निर्धारित कैसे किया जाएगा, उसको निर्धारित किया जा सकता है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो सेक्शन नंबर 3 और 4 है, क्या वो इस सूट पर यानी कि इस वाद पर लागू होता है कि नहीं होता है, इसको तय करना है जिला जज को। जिला जज ही ये तय करेंगे कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका सेक्शन 3 और सेक्शन 4 इस पर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि 1947 में 15 अगस्त 1947 को ये तो मस्जिद ही थी, इसलिए इसके कैरेक्टर में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इसकी संरचना में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो इस बात को निर्धारित करता है। इसके बाद अदालत की तरफ से कहा गया है कि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका सेक्शन 3 और 4 जो यह कहता है कि वहां का जो धार्मिक स्वरूप है वो मूल रूप से क्या है, उसका निर्धारण किस तरह से होगा, ये तो जिला अदालत तय करेगी। और वही ये तय करेगी कि 7/11 का जो सूट है जो दाखिल किया गया है, क्या वो ठहरता है या फिर उसे खारिज किया जाना है, ये सब कुछ जिला अदालत तय करेगी। और इन सब के बीच लगातार आपको अपडेट भी बता रहे हैं, वुजू के लिए इंतजाम हो, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन यह भी कहा कि मस्जिद में नमाज पर ना तो रोक है, और यह भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वहां पर जो सील का आदेश दिया गया था एक पर्टिकुलर एरिया का, वो सील ही रहेगा। इसके अलावा जो है वुजू का इंतजाम जिला अदालत तय कर दे कि कैसे वहां पर वुजू की जानी है, उसकी व्यवस्था कर दी जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी नमाजी जाएंगे, वुजू भी मस्जिद के अंदर ही होगी, ये भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। और साथ साथ आपको लगातार ये अपडेट भी इस वक्त बता रहे हैं कि वुजू के लिए इंतजाम का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन इंतजाम कैसा होगा ये जिला अदालत तय करेगी। और अरविंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। अरविंद, अब पूरा लेखा जोखा लगभग साफ हो चुका है, जो भी लब्बो लुबाव आज का रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब आगे इसे लेकर जो साक्ष्य हैं, जो रिपोर्ट है, सबको एक साथ कर, सबका समावेश कर जो आगे जब जज सुनवाई करेंगे तो कितने बदलाव होने की उनमें उम्मीद है और किस किस तरह की दलीलें अब देने की उम्मीद है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मेंटेबिलिटी को लेकर के बहस होगी तो सबसे पहले जो बहस का केंद्र बिंदु रहेगा वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ही रहेगा जिला जज के सामने भी। दोनों पक्षों को की अपनी अपनी दलीलें हैं इसको लेकर के। मसलन मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि तकरीबन 500 सालों से वो स्वरूप रहा है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के वक्त भी यहाँ पर मस्जिद ही थी, और ये कानून ये कहता है कि वही स्वरूप रहना चाहिए जो कि 15 अगस्त 1947 को था। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ज्ञानवापी असल में मस्जिद न होकर एक मंदिर है। उनका यह कहना है कि इस्लामिक शासन से भी हजारों साल पहले आदि विश्वेश्वर भगवान की यह संपत्ति रही है, उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर सदियों से होती रही है, हिंदू यहाँ पर आते रहे हैं, उसकी परिक्रमा करते रहे हैं। तो ऐसे में 15 अगस्त 1947 यानी वो कट ऑफ डेट जिसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आधार बनाया गया है, उस वक्त भी यहाँ पर मंदिर था, आज भी मंदिर है, सदियों पुराना भी यहाँ पर मंदिर था। उनका यह कहना है कि औरंगजेब ने अगर मंदिर को तोड़कर किसी जगह पर मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर मस्जिद तामीर की है तो वो वैध मस्जिद नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इस्लामिक सिद्धांत के मुताबिक अगर कोई जमीन मस्जिद बनाने के लिए दी जाती है तो उसके लिए वक्त क्रिएट किया जाता है, यानी ये घोषणा की जाती है कि वो मंदिर, वो जगह
अल्लाह को दान दी जा रही है, अल्लाह को समर्पित की जा रही है। लेकिन औरंगजेब ने कोई वक्फ स्थापित नहीं किया, इस वजह से वो मस्जिद जो है वो वैध मस्जिद भी नहीं है। दूसरा उनका ये कहना है कि अगर मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर आप मस्जिद की शक्ल दे भी दी गई तो उसके अंदर इसके बावजूद श्रृंगार गौरी की माँ श्रृंगार गौरी की मूर्ति, भगवान गणेश की और इसके अलावा जो दूसरे देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां हमेशा से विद्यमान नहीं है। यानी उनका ये कहना है कि ये जो जगह है इसका रिलीजियस करैक्टर, धार्मिक स्वरूप हमेशा से मंदिर का रहा है, भले ही उसके एक हिस्से को जबरन कब्जा करके वहां पर एक इमारत तामीर कर दी गई हो जिसे मस्जिद का नाम दे दिया गया हो। यह हिंदू पक्ष की दलील है। यानी प्लेसेज ऑफ वर्शिप बिल्कुल अरविंद, इस अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.